कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा एपिसोड बना रहे हैं जो स्पेशल भी है और लोगों की भलाई के लिए है। आर्यव्रत जो काम करता है वो आप लोगों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए करता है। मैं आज आपको बताऊंगा जो लोगों से घटित होता है, जो लोग बहुत परेशान है, उसका नाम है क्लेश योग। जो क्लेश योग होता है कुंडलियों में बहुत बड़ा योग माना जाता है और ये नेगेटिव योग है, दुर्भाग्यपूर्ण योग है, बहुत दुखदाई योग माना जाता है। क्लेश योग जो है ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता है। प्रिय दर्शकों, पहले घर में मेष राशि हो, राहु और चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं और साथ में घर में केतु आ जाए तो इसको क्लेश योग बोलते हैं। इसको ग्रहण योग भी बोलते हैं। ग्रहण लग जाना, क्लेश हो जाना। तो जब इंसान के ऊपर ग्रहण लगता है तो उसके बाद क्लेश योग भी बनता है। राहु और चंद्रमा और सामने केतु मेष लगन में, तो उसकी जो बॉडी होती है वो क्लेश के कारण वीक होती जाती है। दिन पर दिन वो टेंशन में, डिप्रेशन में, बीमारियों से घिर जाता है, तो उसका मन बेचैन रहता है। प्रिय दर्शकों, आप अपनी कुंडली दिखाइए। ये आपके घर में क्लेश योग बना हुआ है तो उसका हम निवारण करेंगे। आपके जो कष्टियाँ हैं उनको दूर करेंगे। दूसरे घर में राहु और चंद्रमा आ जाए और अष्टम घर में केतु होता है, क्योंकि राहु के सामने केतु होता है, चंद्रमा साथ होता है राहु के, तो कुटुंब से क्लेश योग होता है। भाई बहनों से कुटुंब, ज़मीन जायदाद का क्लेश योग, प्रॉपर्टी का क्लेश योग, ये सारी चीज़ों का क्लेश योग होता है। ये भी बहुत दुखदाई होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो फंडा है भाई बहनों में, चाहे ताए चाचू के अंदर जो बंटवारा होता है उसमें भी एक क्लेश योग बनाता है जिसकी कुंडली में है। प्रिय दर्शकों, इसके लिए भी आपको कुंडली भेजनी पड़ेगी। और ये एक और बात है कि हस्तरेखा में भी क्लेश योग की रेखाएं होती हैं। आप हस्तरेखा भी फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर सकते हो, तो हम आपको बताएंगे कि आपके कितना क्लेश योग है, कैसे इसका निवारण है, आपको जो कष्टी है उसको दूर करेगा आर्यव्रत। आर्यव्रत को हमने इसलिए बनाया है लोगों की भलाई के लिए, सच्चाई के लिए, कष्टियाँ दूर करने के लिए। तीसरे घर में मिथुन राशि आ जाती है, उसके अंदर राहु, चंद्रमा और 9वें घर में केतु आ जाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण किस्मत होती है उस इंसान की। उसकी भाई बहनों से नहीं बनती, ना बहनों से ना भाइयों से, और धर्म करना बहुत ही ज़्यादा उसका डिस्टर्ब हो जाता है। वो भगवान को भी कम मानता है, क्योंकि केतु जब 9वें घर में आता है तो धर्म, कर्म और साधना, मेडिटेशन, पूजा पाठ से वो बिल्कुल उसका मन हट जाता है, उसका दुनिया से ही मन हट जाता है। ये भी एक क्लेश योग है, ये बहुत बड़ा क्लेश योग माना जाता है। इसके लिए भी आपको कुंडली भेजनी पड़ेगी। उसके बाद चौथा घर है चंद्रमा का। अब चंद्रमा और राहु चौथे घर में इकट्ठे हैं और 10वें घर में केतु आ जाए तो माँ बाप के साथ क्लेश योग होता है। माँ के साथ क्लेश योग, फादर के साथ योग, बाप के साथ क्लेश योग, तो बहुत बड़ा क्लेश योग होता है। या तो प्रॉपर्टी के लिए या और चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ घर में क्लेश हो जाता है। जब मैरिज हो जाती है इंसान की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है, तो क्लेश योग बनता है। 5वां घर सिंह राशि का होता है, ये स्टडी का घर माना जाता है। इसमें राहु और चंद्रमा और लाभ भवन में, 11वें भवन में तो ये केतु आ जाता है, तो आपकी स्टडी बिल्कुल ही बेकार हो जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता। जो स्टूडेंट नशे में पड़ जाते हैं क्लेश योग के कारण, ग्रहण योग के कारण, तो उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। 5वें घर में भगवान किसी के राहु और चंद्रमा ना दे और सामने केतु ना, उसकी इनकम के सोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और क्लेश के कारण स्टडी नहीं कर पाता। और ये बच्चों का घर भी है, तो बच्चे होने में भी प्रॉब्लम होती है और ये भी काफ़ी प्रॉब्लमें हैं, तो इसके लिए मन बेचैन रहता है। इसके लिए भी आपको कुंडली मेरे को दिखानी पड़ेगी। 6ठा घर बुध का होता है।
कन्या राशि होती है इसमें। ये रेपुटेशन का और रोग का घर है। इसमें राहु और चंद्रमा और 12वें घर में केतु आ जाए तो अब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये रेपुटेशन ख़त्म कर देता है और रोग को बढ़ा देता है। छोटा सा रोग बहुत बड़ा रोग बन जाता है इंसान का, तो बड़ी प्रॉब्लमें रहती हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी ऐसी हो जाती है बेकार, चलने कई बार तो घुटने ख़त्म हो जाते हैं, पेट में गड़बड़ हो जाती है, बहुत सी प्रॉब्लमें उसको शरीर में रहती है। जो रेपुटेशन है, उसकी इज्जत मान है, मान सम्मान, ये राहु और चंद्रमा और केतु मिल के ख़राब करते हैं। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्लेश योग होता 7वां घर शादी का, मैरिज का, विवाह का। इसमें राहु और चंद्रमा और पहले घर में केतु हो जाए तो तलाक होने के पूरे चांस रहते हैं। आपस में पति पत्नी की बात नहीं बनती, बच्चे भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, मगर उनका झगड़ा जो है, क्लेश योग जो है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। बड़ी प्रॉब्लम रहती है ज़िंदगी में। ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं कि क्लेश योग इतना बढ़ जाता है तो दूसरी शादी भी होने के चांस रहते हैं, पहली से तलाक भी हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है। रोज़ की रोज़ उसको टेंशन रहती है, बाहर रहता है तब भी टेंशन है, जॉब पे रहता है तब भी टेंशन है, बिजनेस में रहता है तब भी टेंशन है, कंपनी है उसमें रहता है तब भी टेंशन है, घर में पत्नी बड़ी टेंशन में रहती है। तो ये बहुत बड़ा क्लेश योग होता है। 7वें घर का जो क्लेश योग है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। इसके लिए जरूर कुंडली दिखाएं, आर्यव्रत इसका समाधान जरूर करेगा। 8वें घर में राहु और चंद्रमा और दूसरे घर में केतु आ जाना, इसको मृत्यु वाला घर बोलते हैं। तो इंसान की अल्पायु हो जाती है। कई बार हमने देखा मिस हैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जब छोटी उम्र में इंसान चला जाता है इस दुनिया से। तो राहु और चंद्रमा जब 8वें में आ जाते हैं मृत्यु वाले घर में, एक क्लेश योग के कारण ही जाता है, जब डिप्रेशन में हो जाता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी बातें होती हैं जिससे अल्पायु हो जाती है, कम उम्र होती है। 20 से लेके 45 साल की उम्र के अंदर ही क्लेश योग ये जो है राहु और चंद्रमा मृत्यु को प्राप्त करवा देता है इंसान को। प्रिय दर्शकों, अब डरना मन मत, पर कुंडली जरूर दिखाना। मैं आपको सारी स्थिति बताऊंगा कुंडली की कि कैसे कैसे इसका निवारण किया जाए। इसका भी इलाज है, इसका भी पूजा पाठ है। आध्यात्मिक में जाके पूजा पाठ, मंत्र, महामृत्युंजय का जाप, ये सारे हम आर्यव्रत वाले हमारे ब्राह्मण हैं जो कि अच्छे तरीके से करते हैं। आप जब कुंडली भेजोगे तभी आपको हम बताएंगे। 9वें घर में राहु और चंद्रमा और उसके बाद जो तीसरे घर में केतु आ जाए तो ये महा बेकार क्लेश योग होता है। इंसान नास्तिक हो जाता है, बिल्कुल टोटली नास्तिक। वो किसी चीज़ को नहीं मानता और नशों में पड़ जाता है। उसको नशे के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मदिरा चाहिए और कोई ड्रग्स वगैरह चाहिए, मीट मच्छी के अंदर पड़ जाता है, भगवान को मानता नहीं, घर में फुल क्लेश रहता है और बड़ी प्रॉब्लमें रहती हैं। 10वें घर में राहु और चंद्रमा आ जाने, चौथे घर में केतु आ जाना, ये फादर के लिए होता है। फादर वाला घर है, व्यापार वाला घर है, मान मर्यादा वाला घर है 10वां घर। इससे बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी आगे बढ़ती है। इसमें राहु और चंद्रमा आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। फादर छोटी सी उम्र में चले जाते हैं, फादर का सुख नहीं मिलता इंसान को। ये ऐसा क्लेश योग है कि जो बेचैन रखता है इंसान को, किसी का भी हो, लड़की का हो या लड़के का, ये क्लेश योग बनते ही बनता है। ये नहीं है कि पुरुषों के ऊपर ही क्लेश योग होता है, ये लड़कियों के ऊपर भी क्लेश होता है, स्त्री के ऊपर भी क्लेश योग बनता है। ये दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है, या हस्त रेखा के अंदर जो रेखाएं क्लेश योग बनाती हैं, आपस में क्रॉस बनाती हैं, काटती हैं राहु और चंद्रमा को, तो उससे भी पता चलता है कि कितना बड़ा क्लेश योग। उसके बाद 11वें घर में राहु और चंद्रमा 11वें घर में आ जाए और 5वें घर में केतु आ जाए तो इनकम के सोर्स बहुत ख़त्म हो जाते हैं। इंसान ऐसा हो जाता है हैंड टू माउथ, उसको बहुत ज़्यादा तंगी आ जाती है, तो ऐसे उसको कई बार सुसाइड करने के लिए भी सोचता है। 11वें लाभ भवन में जब चंद्रमा राहु आता है तो उसको अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना ही मुश्किल हो जाता है। वो बहुत बड़ी मुश्किल से अपने घर को चलाता है और बहुत दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है, थोड़ा सा नशे में भी वो चला जाता है। 12वां घर राहु और चंद्रमा
और छठे घर में केतु आ जाना, तो इसको भी महाक्लेश योग बोलते हैं। जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, पुरखों की प्रॉपर्टी होगी, फादर की प्रॉपर्टी होगी, सारी ख़त्म हो जाएगी क्लेश योग के कारण और खर्चे के कारण। कहीं ना कहीं आपका खर्चा होता रहेगा। इसमें केस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे स्पेशल बात है, जो 12वां घर में राहु और चंद्रमा आते हैं तो इंसान के ऊपर केस थोपे जाते हैं। जब वो केस कर लेता है, कोई ऐसे ऐसे कर्म करता है जिसके ऊपर केस हो जाते हैं, 2, 4, 5, 7, 10 ऐसे केस चलते हैं, तो उसका जो माइंड होता है बहुत गर्म होता है। वो लड़ाई झगड़े करने में 1 मिनट लगाता है। उसकी दुश्मनियाँ बहुत होते हैं, दुश्मन बहुत होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैं ये इतना बताया है आपको। ये क्लेश योग का जो भी निवारण है आर्यव्रत से मिलिए और आर्यव्रत से जुड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे, आध्यात्मिक भी बताएंगे, पूजा पाठ के लिए भी हम बताते हैं। हमारे पास अच्छे ब्राह्मण शास्त्री रखे हुए हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं। ये क्लेश योग का तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कुंडली भेजनी पड़ेगी, या दोनों हाथ की फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप करो तो हम आपको बताएंगे इसका निवारण क्या है। तो आप जो तकलीफ़ में हैं तो हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। जय सदाशिव। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।